राधास मम्मी जी। मुर्राबंदी के बाद मैंने पिसावा हाउस के पास रेल के टिकट घर वाला गेट तुड़वा दिया, क्योंकि मैं वहां से आगे भी निर्माण कार्य करवाना चाहता था। मैं चाहता था कि लोग पूरे डेरे को एक समझें, यह न सोचें कि अंदर का डेरा और बाहर का डेरा अलग-अलग है और उन्हें किसी प्रकार का खतरा महसूस न हो। इसलिए मैंने वे सभी रुकावटें हटवा दी और डेरे को एक रूप देने की कोशिश की, ताकि उन्हें लगे कि पूरा डेरा एक ही बड़ी बस्ती है। मेरे घर के अहाते के सामने वाला पुराना फाटक अभी मौजूद है। यह एक तरह का यादगार है, क्योंकि इसे हजूर महाराज जी ने बनाया था और यह पुराने डेरे का एक हिस्सा था। इसका और कोई उपयोग नहीं है। सत्संग घर के मैदान के चारों ओर बनाई गई दीवार सत्संग घर की सुरक्षा के लिए भी थी। उन दिनों सत्संग घर डेरे के बाहर था, जहां इस समय सत्संग घर के पूर्व की ओर दुकानें हैं। वहां गांव को जाती आम सड़क थी और सत्संग और लोग आम तौर पर उस पर आते जाते रहते थे। कई बार गांव के कुछ शराबी स्टेशन से शराब पीकर लौटते समय इस सड़क से गांव में जाते थे। आप तो जानते हैं कि शराबी नशे में क्या कह और कर सकता है। शराबी सब जगह। उन दिनों प्रकाशन विभाग पुरानी आबादी में लाइब्रेरी के सामने था। शराबी सब जगह एक से होते हैं। हमें इस तरह की बातों का सामना करना पड़ता था। डेरे के निवासी रात के समय फाटक बंद कर लेते थे, ताकि वे लोग डेरे में ना आ सकें। पर फाटक से बाहर रहने वाले सत्संगी उस ओर से निकलने वाले लोगों से डरते रहते थे। फिर हम पंजाब सरकार की सहायता से उस सड़क को डेरे से बाहर ले गए। नई सड़क डेरे की जमीन पर बनी। यह जमीन हमने इसलिए दी कि दूसरे गांव के लोग डेरे की आबादी में से न आए जाएं। अब पूरा डेरा एक ही चार दीवारी के अंदर है। नदी की ओर के भाग में अभी दीवार बननी बाकी है। 2 साल के अंदर यह भी बन जाएगी। यह दीवार अब बन चुकी है। जिस मकान में इंदौर के लोग रहते हैं, यह असल में पहला गेस्ट हाउस था। डॉक्टर स्टोन, मिस लुइस हिलगर और कई लोग इस गेस्ट हाउस में रह चुके हैं। अब ये लोग बाहर से आते थे तो इनके रहने के लिए केवल यही एक स्थान था। यह गेस्ट हाउस भी डेरे के बाहर था। गेस्ट हाउस के सामने वाले पूर्व की ओर के दरवाजे के बाहर बड़े बड़े खड्डे और नाले थे, जिसमें सांपों और गिद्धड़ों की भरमार थी। शुरू में गेस्ट हाउस के चारों ओर सिर्फ कंटीली तारों की बाड़ थी। इसके अहाते के अंदर फल और सब्जी उगाई जाती थी। गेस्ट हाउस के सामने वाली सड़क बहुत बाद में बनी और चारों ओर दीवार भी बाद में बनाई गई। संगत ने डेरे को मौजूदा रूप देने में बहुत मेहनत की है। संगत ने ही खड्डे भरे हैं, सड़क बनाई है, उबड़ खाबड़ जमीन को समतल और सड़कों को सीधा किया है तथा और कई तरह की सेवाएं की। नदी का इलाका बहुत खतरनाक था। शाम के समय कोई भी उस ओर नहीं जाता था और उस असंख्य कटीली झाड़ियों और अनेक झाड़ पेड़ थे।
कई खड्डे और टीले थे। अब यह सारी जगह समतल हो चुकी है। अब आप गेस्ट हाउस में खड़े होकर नदी तक सब कुछ साफ-साफ देख सकते हैं। पर इससे पहले यह जगह सुनसान जंगल थी और लोग उस ओर जाने में डरते थे। संगत ने पिछले 10-12 वर्षों में लगन के साथ खूब सेवा की है। प्रश्न: महाराज जी, अगर बाबा जी महाराज के समय डेरे का प्रारंभ बहुत थोड़ी सी जगह में हुआ था तो यह नदी की तरफ इतनी जमीन कैसे मिल गई? महाराज जी, डेरा दोनों गांव बलसराय और बड़ाइच की सीमा पर स्थित है, इसलिए हमारा दोनों गांवों की शामलात पर हक है। शामलात की जमीन ग्राम के सब लोगों के लिए होती है, इसलिए इस जमीन के हिस्से का हम उपयोग कर सकते हैं। अभी डेरे को और आगे बढ़ना है, खासकर नदी की ओर। प्रश्न: आगे क्या होगा? क्या आपका ख्याल है कि गांव के कुछ लोग मान जाएंगे और हमें नदी की ओर आगे बढ़ने देंगे? महाराज जी, उनमें लगभग सभी सत्संगी हैं, इसलिए जो कुछ हम बनाते हैं वह उनका भी है। वह जितना हमारा है उतना ही उनका है। अगर वे भी यह सोचें कि डेरा उनका भी है तो कोई समस्या नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि वे इसे अपना समझें। हम सब एक हैं, इसलिए इसमें हमारे तुम्हारे का कोई सवाल ही नहीं है। जो नई सड़क हम बना रहे हैं, जिस पर संगत सेवा कर रही है, यह बात अक्टूबर 1971 की है। यह असल में गांव ही की केवल 15 फीट चौड़ी सड़क थी, पर हम इसे 20 फीट चौड़ी कर रहे हैं। हमने पास वाले खेत का कुछ अंश ले लिया है, जो उससे मालिक ने खुशी से दे दिया है। उसने कहा, आप मेरे खेत में से जितनी चाहे जगह ले लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। हम किसी और तरह से उसकी ज़मीन का मुआवजा दे देंगे। वे बहुत अच्छे लोग हैं और कोई एतराज नहीं करते। शुरू में इस सब जगह खेती नहीं होती थी। बाबा जी ने इसलिए इस स्थान को चुना था कि यहाँ बहुत शांति थी, किसी का आना जाना नहीं था। बाबा जी ने कोई जगह नहीं खरीदी, उन्होंने तो सिर्फ एकांत के लिए यहाँ रहना शुरू किया, और अगर कोई किसी वीरान स्थान को आबाद कर ले तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। बाबा जी महाराज के ज्योति जोत समाने के बाद हजूर महाराज जी ने गांव की खेती की ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। फिर सरदार बहादुर जी के समय में मुरब्बाबंदी हो गई। इस प्रकार यहाँ बस्ती बन गई और फलने फूलने लगी। इसके बाद मैंने इसमें और भी बहुत सी ज़मीनें जोड़ी, कुछ खरीद कर और कुछ बड़े बड़े खड्डों को भरकर। आपने खुद ही देखा होगा कि इस खड्ड वाली ज़मीनों को किसी प्रकार भरकर समतल किया गया। अभी तक तो हमें आगे विस्तार के लिए ज़मीन की कमी महसूस नहीं हुई, पर हम आगे विस्तार के लिए डेरे से बाहर और ज़मीन खरीद रहे हैं। प्रश्न: क्या डेरे की ज़मीन नदी तक है? महाराज जी, यहाँ तक डेरे की चारदीवारी है, वहाँ तक सब डेरे की ज़मीन है। डेरे से बाहर पंचायत की ज़मीन है, जिसे गांव की साझी ज़मीन या शामलात कहा जाता है। यह ज़मीन डेरे के ट्रस्ट की संपत्ति नहीं है, यह डेरे के निवासियों की संपत्ति में है। पंचायत के चुनाव में 4-5 पंच चुने जाते हैं और वे शामलात की भूमि के उपयोग के बारे में फैसला करते हैं। हम सब सत्संगी एक हैं और यह सारी बस्ती सत्संगियों की है, इसलिए हम वहाँ से ईंधन के लिए मोटी घास काट कर लाते हैं।
हम इस भूमि को उपयोगी बनाने की कोशिश करेंगे और इसे खेती के लिए काम में लेंगे। इस प्रकार धीरे-धीरे हम इस ज़मीन का भी इस्तेमाल करने लगेंगे। प्रश्न: मैंने यह सवाल इसलिए पूछा था कि मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा है कि बड़े महाराज जी ज़मीन खरीदना चाहते थे और उन दिनों नदी बिल्कुल डेरे के पास से बहती थी, पर बाद में नदी ने अपना प्रवाह बदल लिया। अब नदी डेरे से काफ़ी दूर चली गई। महाराज जी: हाँ, ऐसा ही हुआ बाबा जी। महाराज के ज्योति जोत समाने के बाद हुजूर महाराज जी महिलाओं के लिए वे कोठरियाँ बनवा रहे थे, जो उनकी कोठी के पीछे हैं। हुजूर कुआँ और दोनों छोटे सत्संग घर पहले ही बनवा चुके थे। लोगों ने उनसे कहा, आप यहाँ इमारतें बनाकर क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं? लोगों के कहने की वजह यह थी कि उन दिनों नदी की धारा डेरे वाले किनारे की भूमि को ढहा रही थी। हुजूर ने कहा, नहीं, नदी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। उस समय से ही नदी दूसरी ओर हटती जा रही है और हमें बहुत सी ज़मीन मिल गई। मुझे याद है कि 1920-1921 में जब मैं यहाँ आया था, तब नदी बिल्कुल डेरे से लगती हुई बहती थी। यहाँ पर इस समय दीवार है। लोग दूसरे गांव से यहाँ नौका के द्वारा आया करते थे। दीवान साहब को इस विषय में सब कुछ मालूम है। दीवान साहब: हम यही नदी के किनारे नहाते धोते थे। महाराज जी: हाँ, उन दिनों यहाँ ट्यूबवेल आदि कुछ नहीं था। लोग नदी की ओर ही जंगल पानी के लिए जाया करते थे और नदी में ही नहाते धोते थे। नदी बिल्कुल डेरे से लगकर बहती थी और रात के समय उसकी आवाज़ डेरे में सुनाई देती थी, खासकर उस समय जब नदी बाढ़ पर होती थी। पर धीरे-धीरे वह पीछे हटती गई और अब नदी का किनारा यहाँ से करीब 2 मील दूर हो गया है। प्रश्न: अब हम जिस कुएं के पानी का इस्तेमाल करते हैं वह कहाँ है? महाराज जी: अब तो कई कुएं हैं। एक तो आपके गेस्ट हाउस के बाहर गेट के पास है, इसलिए गेस्ट हाउस के अहाते की दीवार सीधी नहीं है, बीच गेट के पास है। बीच में कुएं की वजह से थोड़ी घूम कर जाती है। एक और कुआं गेस्ट हाउस की दूसरी ओर के कोने में है। इन दोनों कुओं से पानी की टंकियां भरी जाती हैं और सारी बस्ती को पानी पहुंचता है। डेरे में एक और कुआं है जिसे हुजूर महाराज जी ने बनवाया था और जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है। इसमें भी पानी खींचने के लिए पंप लगा है और लोग इसका पानी पीते हैं। डेरे में 3 और कुएं हैं। वे उस स्थान पर हैं जहां आजकल शाम को सेवा होती है। एक और रहट लगी हुई है, दूसरा ट्यूबवेल है और तीसरे पर कुछ नहीं है, इसलिए तीसरे कुएं को भरवा देना चाहता हूँ। ये 3 कुएं इसलिए हैं कि यह ज़मीन किसानों की निजी संपत्ति थी और हर किसान को अपनी फसल को पानी देने के लिए अपना कुआं बनवाकर रहट लगवाना पड़ता था। मुरबाबंदी के समय हमें इन ज़मीनों के साथ इन कुओं को भी खरीदना पड़ा। इतने कुएं की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले से ही 2 और कुएं हैं। सो इन 3 कुओं में से 2 कुएं भर दिए जाएगा। उनमें से एक ही रखा जाएगा। साइकिल स्टैंड के पीछे हम पानी की एक और बड़ी टंकी बनवा रहे हैं, जिसको भरने के लिए नए प्रकार का ट्यूबवेल तैयार किया जाएगा। राधा स्वामी जी।